हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जो है वो सेकंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। इससे पहले एक क्लास मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आई होप आप लोगों को वो वाली क्लास जो है वो पसंद आई होगी। कुछ स्टूडेंट का था कि उनको इंग्लिश भी पढ़नी है, तो मैं उस चीज़ के लिए भी जो है आप लोगों को एक दो दिन में जो है वो इंग्लिश की क्लास भी जो है वो स्टार्ट करूंगी। हम जो है वो एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में जो है वो क्लास रखेंगे। ठीक है। आपकी मॉर्निंग में जो है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की हिस्ट्री, जैसे आपका जीके वाला पोर्शन रहेगा, और जो आपका साइंस भी मैंने आप लोगों को कवर कराना है। जो पटवारी वाले स्टूडेंट हैं, जो टैट वाले स्टूडेंट हैं, सभी के लिए जो है ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट का क्या रहता है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में किया होगा, आपने कमेंट सेक्शन पे भी देखा होगा कि स्टूडेंट का रहता है कि मैम अंडरस्टैंडिंग बेस पे चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या आपकी जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तभी तो आप स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर पाओगे। फ़र्क इतना होता है कि वो लेंदी हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी उनको पता होगा कि उनको क्या चीज़ कहाँ पे जो है वो वीक कर रही थी, है ना। अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होता तो आप स्टेटमेंट को जल्दी कर पाते। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, रॉलेट एक्ट के बारे में बात करूँ, तो जब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन रॉलेट एक्ट की यहाँ पे दूंगी तो आपको इससे कोई फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ हम जो है वो डेट मेंशन की हुई है मैंने, या हम डेट को ही डिस्कस कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये क्लासेस जो है, अभी आपको पता है कि हाल ही में हमारा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टैट एग्जाम होने वाले हैं। जीबीटी का टैट है, मेडिकल नॉन मेडिकल के आर्ट्स के टैट है ना। एंट्रांस होते रहते हैं आप लोगों के। उसके अलावा स्पेशली पटवारी की बात करूं तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास, जो भी क्वेश्चन कर रही हूँ, जो सिलेबस आप लोगों के पास मेंशन है उसी में से है। अगर आपको एक एक टॉपिक का जो है वो करना है, मैं वैसे भी आप लोगों को करवा दूंगी, लेकिन अभी हम जो है वो मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि पेपर आएगा, पेपर के टाइम पे हम पढ़ेंगे। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है। इतना ज़्यादा मैं अपनी क्लास में नहीं बोलती हूँ कि आपको ये करना है वो करना है, सीधा पढ़ने के ऊपर हमने ध्यान करना है। जैसे आप देख सकते हो मेरी पिछली क्लासेस में भी मैंने यही चीज़ें की थी। ठीक है। तो ये आपको जो है वो डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड हुई मिल जाती है। आप वहाँ से देख सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी और शानदार बना सकते हो। आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो पेपर में रहने वाली है। ठीक है। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के बारे में। आपने सभी ने सुना होगा कि रॉलेट एक्ट आया था। तो ये रॉलेट एक्ट कब आया था? 1917 में आया था, 1919 में आया था, 1921 में आया था, या 1925 में आया था। अब यहाँ से जितने जितने चीज़ें जो जहाँ जहाँ से पूछी जा सकती है वो मैं सारी आप लोगों के साथ में शेयर करती हुई चलूंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1919। 1919 की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जा सकता है या पूछा जाता है, तो इसके हम क्या कहेंगे? मैंने स्टेटमेंट दे दी आपको कि इसको हम काला कानून नहीं कहते हैं या कहते हैं। तो ये हो गया, इसको हम काला कानून। और दूसरा, इसको जो है वो बिना अपील और बिना वकील वाला कानून भी जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इतनी चीज़ आपने याद रखना है। दो चीज़ें मैंने, तीन चीज़ें आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1925 का आपको जो है वो पता होना चाहिए। जो आपका काकोरी कांड हुआ था वो आपका किससे रिलेटेड है? तो आपका काकोरी कांड जो है वो 1925 से रिलेटेड है। ये दो डेट्स आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपने जलियांवाला बाग के बारे में भी सुना होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है ना। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेट के बारे में कि आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो कब हुआ है। वो हुआ है आपके पास, उसकी डेट भी आपके पास सेम रहने वाली है, 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 ही यहाँ पे उसकी भी डेट रहेगी। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ का है, किस जगह से रिलेटेड है? तो आपको पता है ये जगह कहाँ पर है, अमृतसर में है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता चल रहा है सभी को? दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही रिलेटेड आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
क्या कहा गया है, अब इसकी डिटेल में एक और चीज़ पूछी है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या गोली कांड भी हम जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर गोली चलाने वाला जनरल कौन था, किसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको हम जनरल डायर भी आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, या पर डायर भी सिंपल बोल सकते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है या क्लाइव की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास 1757 में जो है वो कौन सा वॉर हुआ था, आपका प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। उस टाइम पे जो है ये बंगाल के गवर्नर थे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर था, ये भी आपने याद रखना है। लॉर्ड बेलेजली की अगर हम बात करें, तो ये जो है वो सहायक संधि जो है, सब्सिडरी अलायंस लाने वाले, सहायक संधि लाने वाले जो है हमारे पास वेलेजली पहले आते हैं। लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए, तो लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है कि जो सबसे पहले दशकीय जनगणना की थी, तो ये दशकीय जनगणना जो है वो किसने जो है वो दिया बताई थी या किसके समय पर हुई है, तो ये रिपन के टाइम पे हुई है। ठीक है, और ये दशकीय जनगणना कब हुई है, 1881 में आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, एक क्वेश्चन के अंदर हमने 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। पता होना चाहिए आपको, आप स्टेटमेंट वाइज भी चीज़ों को तब कर पाओगे अगर आपको जो है वो डिटेल किसी चीज़ की पता होगी तभी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया। अब है खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन हम बोलते हैं कि खिलाफत आंदोलन हुआ है ना, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, हिंदू सुधारों से, तुर्की खलीफा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से है या कर से। तो खिलाफत आंदोलन जो है आपका हिंदू सुधार से जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है यहाँ पर, अच्छा खिलाफत के बारे में बात हो रही है ना, तो खिलाफत आंदोलन तुर्कियों से, तुर्की खलीफा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी। हिंदू सुधार के बारे में बात नहीं की थी यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। अब ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट रहता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था आपका ये 1920 में शुरू हुआ था, और खत्म कब हुआ था, तो ये 1922 में समाप्त हो गया था। इतनी चीज आपने यहां से भी याद रखनी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने चौरा चोरी घटना के बारे में भी सुना होगा, तो ये चौरा चोरी घटना के बाद किस आंदोलन को रोका गया, ये बोला जा रहा है कि चौरा चोरी की घटना हुई तो उसके बाद किस आंदोलन को रोका गया, स्वदेशी आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को रोका गया। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, अभी हमने असहयोग आंदोलन की बात की ना, आपको 4 स्टेटमेंट्स वहां पे मिल गई कि असहयोग आंदोलन जो है आपका कब हुआ था, शुरू हुआ था आपका 1920 को, ये खत्म हुआ था, स्टेटमेंट दूसरी दे दी मैंने कि 1923 को खत्म हुआ है ना, या फिर आपको तीसरी स्टेटमेंट दे दी कि चौरा चोरी घटना के बाद जो है वो असहयोग आंदोलन को रोका गया। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये वाली गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि 22 को रोका गया था ना कि 23 को, है ना। तो ये इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, खत्म आपका 1922 में हो गया था। किस घटना के बाद इस आंदोलन को रोका गया था, खत्म क्यों हमें 1922 में करना पड़ा, तो चौरा चोरी घटना हो गई थी, उसके बाद जो है इस घटना के बाद जो है आपके असहयोग आंदोलन को रोका गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के बारे में। अब जो स्वराज पार्टी है, आपने स्वराज पार्टी या स्वराज का के बारे में सुना होगा, तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वराज पार्टी के बारे में बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने जो है वो स्वराज पार्टी का निर्माण किया था या स्वराज पार्टी बनाई थी, किसने, मोतीलाल नेहरू ने। अब आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी सुना है ना, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट पे आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, यानी कि आपका उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो आपका ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 1913 में किसने लाया था, तो वो लाया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। इतनी चीज आपने यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन कब आया था,
ये क्वेश्चन आ जाता है। आप या आपको बोला जाता है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब पहुंचा था या साइमन कमीशन कब आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आया था पूछा है यहाँ पे, तो 1927 को साइमन कमीशन आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो क्यों किया गया था? कर की वजह से, या भारतीय सदस्य नहीं था इसकी वजह से, या सेना की वजह से, या भाषा की वजह से? तो यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अब आ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब पेश की गई थी? 1927 को, 1928 को, 1929 को, या 1930 को? ये आपके पास पूछा गया। तो नेहरू रिपोर्ट जो है आपकी 1928 को जो है वो आई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने लाहौर अधिवेशन के बारे में सुना था, है ना? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? पहली बात तो आपने ये याद रखना कि लाहौर का अधिवेशन आपका 1929 में हुआ था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या घोषित हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछा जाता है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या सुधार घोषित हुआ था, या पूर्ण स्वराज घोषित हुआ था, चुनाव घोषित हुआ था, या कर को समाप्त करने की घोषणा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ है वहां पर पूर्ण स्वराज के बारे में बात की गई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपके लाहौर अधिवेशन में जो है कौन से अधिवेशन में जो है आपका जो है वो पूर्ण स्वराज के बारे में बोला गया है, तो ये आपके पास जो है वो 1929 में बोला है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपका जो लाहौर अधिवेशन है 1929 वाला, इसकी अध्यक्षता किसने की है? ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर करिएगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ें अपने चैनल पर लेकर आती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप लोगों को पेड चीज़ें, पेड करना पड़ेगा सब कुछ, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे मैंने आपको जेबीटी टीजीटी के टाइम पे भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट साइकोलॉजी करवाई थी, जेबीटी के टाइम पे भी मैंने वही करवाई है। आप कमेंट सेक्शन पे देख सकते हो, लाइक्स देख सकते हो कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ कितनी पसंद आई है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें आगे भी मैं करती रहूँगी, तो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और अगर हाँ वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दांडी मार्च वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि दांडी मार्च कब हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में? अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था एक 1927 में कि साइमन कमीशन कब आया था। अगर सिंपल बोला है कि साइमन कमीशन कब आया, तो आया 1927 में। लेकिन अगर ये पूछा होता कि भारत कब पहुंचा, है ना, भारत पहुंचने के बारे में बात हो रही है, तो वो 1928 हो जाएगा। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि वो जो है वो भारत का सदस्य नहीं था, है ना, इसलिए। फिर दांडी मार्च की बात होती है कि दांडी मार्च कब हुआ था? 1928, 1930, 32, 35। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 1930 करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये दांडी मार्च किससे जुड़ा हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नमक कानून से जुड़ा है, शिक्षा से, सेना से, कर से। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक के कानून से जुड़ा हुआ है आपका दांडी मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने सुना है इस चीज के बारे में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने गांधी इरविन समझौते के बारे में सुना होगा। जो गांधी हैं, जिस टाइम पे ये समझौता हुआ था उस टाइम पे आपके जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? आपके इरविन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1931 या 32 इस तरीके में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 1931 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना पैक्ट
अब पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, या नेहरू जी और जिन्ना जी के बीच में, या बोस और सुभाष चंद्र बोस या आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में, या तिलक और आपके गोपाल कृष्ण गोखले के बीच में पूना पैक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट से रिलेटेड आ जाते हैं आपके एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एक ये आते हैं, और दूसरे आपके पास जो है वो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में हुआ है आपका पूना पैक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपने भगत सिंह की फांसी के बारे में सुना होगा, तो भगत सिंह किस केस में फांसी दिए गए थे, किसके लिए उनको हुआ था? प्लासी युद्ध के टाइम पे, लाहौर षड्यंत्र किया इन्होंने, मेरठ से रिलेटेड है, दिल्ली में इन्होंने कुछ किया उससे रिलेटेड है। भगत सिंह किस केस में फांसी दिए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र इन्होंने किया था, इस वजह से जो है वो भगत सिंह जी को जो है वो फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी सुना होगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, किसने बनाई थी? तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1939, 1940, 42, 45। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब 1939 के बारे में बात करें तो जो धामी गोलीकांड है, तो धामी गोलीकांड आपका 1939 से रिलेटेड है, इतनी चीज आपने याद रखनी है। अब क्रिप्स मिशन के बारे में बोला गया है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 1940 को, 1942 को, 1945 को, 1946 को। तो आपका क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 को, 1942 को आया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो देखो, जब हम क्रिप्स मिशन के बारे में बात करें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्रिप्स मिशन आ जाता है आपका 1942 से रिलेटेड, और कैबिनेट मिशन है आपका 1946 से रिलेटेड। ठीक है, इतनी चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, संविधान सभा जो है वो किस मिशन के तहत थी? तो वो कैबिनेट मिशन के तहत आई थी, इतनी चीज आपने याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, माउंट बेटन योजना कब आई थी? तो माउंट बेटन योजना आपका 1947 में आई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को जो है वो भारत स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये नहीं पूछा है कि आपका इंडियन या कोई, सिंपल पूछा है कि जब आपका भारत स्वतंत्र हुआ था तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो होगा आपका माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत का। अगर आपके पास जो है वो भारतीय पूछा होता तो आपके पास जो है वो सी राजगोपालाचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्र संविधान कब लागू हुआ था? अब लागू होने के बारे में बात हो रही है, बना कब था, लागू कब हुआ, उस तरीके से। तो 1950 में जो है ये लागू हुआ था, बन आपका 1949 में गया था, इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं पहले भी, लेकिन फिर भी देखेंगे कि भारत का पहला वायसराय कौन था। अब भारत के वायसराय बने तो वो कौन बने आपके पास? वो बने आपके पास कैनिंग बने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लाइव कौन थे आपके पास? वो थे आपके बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, और आपके पास जो डलहौजी है, तो डलहौजी से रिलेटेड आपने याद रखना कि डाक टिकट किसने जारी किया था? डलहौजी ने। ट्रेन का जो पहली ट्रेन जो है मुंबई टू जो ठाणे वाली है वो किसके समय पे हुई है? डलहौजी के टाइम पे चली थी, है ना। और उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है वो भी किसने शुरू की थी? डलहौजी ने की थी। और रिपन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दश के आधार पर जनगणना 1881 में जो है 1881 में रिपन ने शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के बाद भारत सीधे किसके अधीन आया था? 1858 की बात कर रहे हैं, 1857 में क्रांति हुई, फिर 1858 के बाद भारत जो है वो कंपनी के, ब्रिटिश संसद के, या ब्रिटिश क्राउन के, या गवर्नर के, किसके अधीन आया था? तो वो आया था आपके ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अभी हमने इस चीज़ के बारे में बात की कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो किसने लागू किया था, रिपन ने, डलहौजी ने, बैलिजली ने या कैनिंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डलहौजी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब आपने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में सुना होगा, तो ये विधवा पुनर्विवाह की जो विधवा स्त्रियां थी उनका फिर से जो है वो विवाह हो जाना चाहिए। तो ये अधिनियम कब आया था? 1853, 56, 61 या 1870। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था या शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये बोला जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में जो है ये शुरुआत किसने की थी? रिपन ने या विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने या कर्जन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम बेंटिक। आधुनिक शिक्षा आपकी विलियम बेंटिक से भी रिलेटेड है। इंग्लिश एजुकेशन आपकी लॉर्ड मैकॉले से रिलेटेड है, 1853 वाला, वो भी आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो आपके पास बोला गया है रेल सेवा के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपका 1853 में जो है वो भारत में रेल सेवा जो है वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद 1878 में, 1883 में, 1890 में या 1905। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थानीय स्वशासन के बारे में मैंने आपको एक चार्ट में मैंने तीनों चीजें आपको बताई थी। यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी जो परमानेंट सेटलमेंट है, तो परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड हमने किसके बारे में बात की थी कि इसका जो जनक है, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो किसे माना जाता है? कर्जन को, रिपन को, डफरिन को या हार्डिंग को। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो रिपन आपके पास यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आज के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन कुछ और है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को ध्यान पे रखते हुए जो है वो चीज़ों का को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी और आप जो है वो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली वालों के साथ में, जो भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करिएगा। ठीक है, और अच्छे से जो है इन क्लासेस का जो है वो बेनिफिट लीजिएगा। मैक्सिमम ऐसा रहता है कि हाँ, अगर हमें कोई पेड दे रहा होता है तो हमें लगता है कि ये ऑथेंटिक होंगी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ों को ज़्यादा ये नहीं रखते हैं। तो ये देखो कि हमें क्या कंटेंट दिया जा रहा है, क्या ये कंटेंट हमारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि नहीं। आपको पेपर तो मिल ही रहे हैं ना, हर पेपर हो रहा है उसके बाद, तो आप देखो कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ पे कि नहीं। स्टेटमेंट तभी बनेगी आपके इस पास से अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए क्लियर। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी यहाँ से आगे थर्ड क्लास करेंगे हम नेक्स्ट डे पे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।